सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो एक होता है मैकेनिकल पावर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। तो जब मैकेनिकल मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको हम टर्म करेंगे एज अ मैकेनिकल पावर, ठीक है। वो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में, आप लोगों ने पढ़ा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन को हम डिवाइड कर रहे थे टाइम के ऊपर, तो उससे हमारे पास मिलता था मैकेनिकल वर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पावर होगा वो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी जो रिलेशनशिप है वो उसमें डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें शामिल होगा करंट और वोल्टेज शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो इससे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ी हुई है कि उसकी जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रही थी वो E is equal to I V into D, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिलेशनशिप थी। ये आप लोगों को याद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन वही है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या मतलब जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है इन यूनिट टाइम उसको हम कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क कहेंगे। मतलब वहां पर वह उतना ही काम होता है इन चार्जेस पर उतना ही काम होता है टाइम टी में, ठीक है। तो उसको हम एनर्जी कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन है वो उसी तरह है। डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि द रेट ऑफ doing work on charges in unit time is known as electric power, ठीक है। पावर का सिंबल क्या होगा? P, कैपिटल P से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। वही सिंबल है, डायमेंशन वही है, ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या होगा? पावर इज इक्वल टू जो वर्क डन है हमारे पास डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इससे रेट बन गया ना, एक शरह बन गई इसे, ठीक है, कि जो जितना काम होता है उन्हीं चार्जेस पर टाइम टी में, तो इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जिस तरह मैकेनिकल पावर था, तो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिक पावर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन चार्जेस। तो हमारे पास क्या आएगा? जो यहाँ पर मैंने आप लोग कहा कि वर्क डन क्या है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। वर्क डन क्या है? मतलब यहाँ इस इन सर्किट में जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन सर्किट में स्टोर होता है। मतलब या कैपेसिटर है या रेजिस्टर है, वहां पर इस्तेमाल होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है। Here the work done is equal to the amount of electric energy used in the circuit, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? E is equal to W, ठीक है ना। मतलब वर्क यहाँ पर क्या है? अगर हम इसको इस तरह लेके कि E is equal to W डिवाइड बाई T, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को फिर हम
यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E डिवाइड बाई T, लिख सकते हैं ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, अगर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ E हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो E की जगह ये वैल्यू हम लिख सकते हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू I V इंटू T डिवाइड बाई T, यहाँ पर ये T आ जाएगा, ठीक है। तो ये T के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास जो वैल्यू रिलेशनशिप आता है वो है P इज इक्वल टू I है, ठीक है, समझ गए ना। जो मैकेनिकल वर्क है वो तो हमारे पास W डिवाइड बाई T है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका जो शक्ल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस के साथ हमारा वास्ता है, तो यहाँ पर इसकी जो रिलेशनशिप है वो E इज इक्वल टू IV बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यूनिट इसका वही है, क्या है इसका यूनिट, वाट होगा, क्या होगा, वाट, ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास वही वाट होगा। तो अब यहां से भी आप लोग इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर, ये भी एक सिंपल डिफिनेशन है, मैं लिख देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके भी दो मुख्तलिफ फॉर्म बनते हैं, और मतलब एक तो ये फॉर्म हो गया, अगर आप लोगों को पोटेंशियल और करंट दिए हो और वहां आप लोगों को रिक्वायर्ड हो पावर, तो आप लोगों ने यही इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर आपको रेजिस्टेंस की कीमत की हो और एक करंट की कीमत की हो, तो फिर आप लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो वहां पर हम ओम लॉ को अप्लाई कर देते हैं और उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर इंड्यूस कर देते हैं, मतलब इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR, तो इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर ले, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में V की जगह पुट कर, क्या आएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू I और V की जगह क्या आएगा, IR, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एक ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा आल्सो पुट I की वैल्यू पुट कर ले, इसी से ओम लॉ से I की वैल्यू फाइंड कर ले और इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो I एलिमिनेट हो जाएगा ना। मतलब इसका ये है कि अगर आप लोगों को वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो और वहां आप लोगों से मांग रहा हो कि इसका पावर मालूम कर ले, तो फिर आप लोगों ये तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे, पुट I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ये कहां से लिखा मैंने, ओम लॉ से लिखा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, मतलब R को दोनों साइड पर डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये वैल्यू I की जगह इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर सकता हूं, इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू I की जगह क्या लिखेंगे, V डिवाइड बाई R, और हमारे पास V अपनी जगह है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R, एक तीसरा इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। तो
इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 फॉर्म है पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के। इन तीनों फॉर्म से आप पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर ये आता है कि पावर का रिलेशनशिप क्या है और ये तीनों दिए हो, ठीक है, वहां पर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी हो, तो फिर आप लोग ऑल ऑफ दिस के ऑप्शन पर टिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों फॉर्म है। या कोई और फॉर्म दिए हो और इन तीनों में एक ही फॉर्म दिया हो तो भी आप लोगों को इन्हीं फॉर्म में से वो निकालना है, वो फॉर्म इसी तरह बनता है, ठीक है। समझ में गया? यहाँ तक आप लोग समझ गए?